नशा आदत हर खबर की। मैं अभिलाष अवस्थी। नमस्कार दोस्तों, अपने दैनिक कार्यक्रम थर्ड एम्पायर में आपके सामने हूँ। आज चर्चा है भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न सम्मान। देश में अलग अलग प्रतिभाओं को भारत रत्न पुरस्कार दिए गए। उसके अतीत में जाने की जगह फिलहाल हम ये चर्चा कर सकते हैं कि 2023 में पिछले वर्ष 3 पुरस्कार, हर वर्ष परंपरा है, इसमें कोई बड़े नियम शायद नहीं होते हैं, तो परंपरा ये है कि 3 पुरस्कार 2023 को दिए जाने वाले थे, लेकिन वो नहीं दिए गए। अब वो 3 पुरस्कार ऐड करके, बैकलॉग क्लियर करके 2024 में 6 पुरस्कार दिए जा सकते हैं। अब इसमें अगर शोध करें कि पिछली वर्ष क्यों रोके गए, वो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्टाइल है कि वो जो करते हैं उसे विवाद में लाने की कोशिश भी करते हैं। अब पिछले महीने देख लीजिए, 22 जनवरी को बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। आराम से हो सकता था, राम के नाम का। वो शंकराचार्यों से विवाद कर ली, वो अधूरे मंदिर पे विवाद हुए, वो मुहूर्त के टाइम पर विवाद हुए, शिखर पर विवाद, अरे कलश स्थापना पर विवाद, धर्म ध्वजा पे विवाद, मेहमानों की सूची जिसमें माननीय पूजनी कंगना रनावत थी, कैटरीना कैफ थी, मुरली मनोहर जोशी नहीं थे, वो उस पर भी बड़ी विवाद हुआ। एक्चुअली मोदी जी को इन विवादों की चिंता नहीं रहती है, बल्कि उनकी मंशा रहती है कि सकारात्मक या नकारात्मक जो भी विवाद हो वो चर्चा में, नरेंद्र मोदी साहब को चर्चा में रहना चाहिए। पिछले वर्ष देखिए, आप सोचिए, पिछले वर्ष ना तो कोरोना था, गुजर चुका था, ना ही कोई प्राकृतिक आपदा थी, ना ही कोई राष्ट्रीय आपदा थी, तो फिर हर वर्ष दिए जाने वाले 3 भारत रत्न पुरस्कारों को क्यों रोका? भाई हम ये समझ सकते हैं पिछला वर्ष जो है मोदी जी के लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि अडानी के नाम पे उनके हर जगह पे पूरे दुनिया में मतलब विरोध हो रहा था, उनका नाम खराब हो रहा था, ये सब चीजें थी, तो इस वजह से टाला गया। तो उन्हें बताना चाहिए कि भाई पिछले वर्ष हम इस वजह से नहीं दे पाए। वो सब नहीं बताएंगे, आप पूछें। अब एक वर्ग पूछे भाई आपने क्यों नहीं दिया था पिछले वर्ष, मगर उन्हें बताना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई ऐसा नहीं कि केवल बड़नगर के प्रधानमंत्री हैं या गुजरात के। अब इसका कोई जवाब भाजपा ही को देना, बड़े प्रवक्ता आते हैं, उन्हें बोलना चाहिए पिछले वर्ष क्यों नहीं दिया गया। समझा जाता है कि चुनाव, हाँ ये है कि कनिंग आइडिया, जैसा नरेंद्र मोदी के कनिंग आइडिया होते हैं। उन्होंने सोचा कि अगले वर्ष तो चुनाव वर्ष है, इस साल नहीं देते हैं। ये 2023 के 3 और 2024 के 6 भारत रत्न पुरस्कार हम दे सकते हैं, और उनसे 2024 के चुनाव को साधने की कोशिश करेंगे। इन पुरस्कारों को का फायदा हम राजनीतिक रूप से उठाएंगे। वो तो हर एक चीज का फायदा राजनीतिक रूप से उठाते हैं, और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि वो किसी राजनीतिक दल के हिस्से हैं। लेकिन राजनीतिक दल के हिस्से होने के बाद वो प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें ये सोचना भी चाहिए कई बार कि देश के लिए भी काम करना चाहिए, अपनी पार्टी से और राजनीतिक दलों के हितों को छोड़कर। तो अब ये 6 पुरस्कारों का वर्ष आ गया। 2024 चुनावी वर्ष है, 2 महीने बाद इलेक्शन है। और देखिए, मैं आपको बहुत विवाद में ना ले जाकर सीधे जिज्ञासा में ले जाता हूँ, क्यूरियोसिटी, कि भाई 6 पुरस्कार तो देने थे, आपने 5 घोषित कर दिए। अब 5 घोषित किए, कर्पूरी ठाकुर को दिया, फिर इनको दिया, लाल कृष्ण अडवाणी को, दोनों को साथ में दिया, और उसके बाद नरसिम्हा राव को दिया अभी, और चौधरी चरण सिंह को दिया, और एक कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी को दिया। ये थोड़ा ठीक ठाक पुरस्कार है, बाकी तो पॉलिटिकल ही पुरस्कार है, और ये स्वतंत्रता भी है उसमें, जो जैसा चाहे पुरस्कार दे सकता है।
तो मोदी जी ने अभी तक घोषित 5 भारत रत्न पुरस्कारों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैसे प्रदान किया, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इसका राजनीतिक फायदा भी मोदी जी को हुआ। अब देखो, बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, हालांकि आजकल तो जाति और सब परंपरा टूट चुकी है, मगर वो जिस समुदाय से आते थे, मैं सीधा बोलता हूँ, कोई बड़ा अपराध नहीं है, वो नाई समुदाय से आते थे। जाहिर सी बात है, उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने दलित, महादलित और बहुत सारी चीजें, कर्पूरी ठाकुर को आज तक लोग याद करते हैं कि उन्होंने बड़ी रिजर्वेशन दिए, बड़े अच्छे तरीके से पिछड़ा, महापिछड़ा, दलित, महादलित, इन सबका विभाजन भी किया और उसका देश को फायदा भी हुआ। अब देख लीजिए आप, मैं आपको थोड़ा बताऊं इसका राजनीतिक फायदा क्या, कि कर्पूरी ठाकुर को जो है नीतीश कुमार मानते हैं। अभी उन्होंने जाति जनगणना भी घोषित की, जाति, तो अब कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने भारत रत्न पुरस्कार दिया तो नीतीश कुमार जो है गिर पड़े मोदी जी के चरणों में। चलो, ये मुहावरा है। तो बिहार में जो उनकी बुरी तरीके से पराजित हो रहे थे 39 सीट्स में बिहार में, तो उसमें उनका थोड़ा नुकसान कम होगा। और बिहार में नीतीश कुमार आपके पाले में आ गए, तो राजनीतिक फायदा हुआ ना कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर। दूसरा पुरस्कार दिया इन्होंने, जो दूसरा राजनीतिक फायदा, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। बिहार की 40 सीटों में 39 जीते थे पिछली बार, इस बार 39 क्या मतलब बिल्कुल गायब होने वाली थी, लेकिन वो नीतीश कुमार के आने से कुछ बच जाएंगी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह, हालांकि वो प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री भी रहे। मुझे याद है, बहुत छोटे हम लोग हुआ करते तो भारतीय क्रांति दल उन्होंने बनाया था, और कानपुर में भारतीय क्रांति दल के पहले प्रत्याशी थे जवाहरलाल जाटव, और वो मतलब उनको हम लोग देखते थे, वो कांग्रेस छोड़कर गए थे बीकेटी में। तो हम लोग बचपन से ही घर परिवार अपना राजनीतिक रूप से जागरूक रहा, अपना मोहल्ला अपना, तो मुझे अब तक याद है कि भारतीय क्रांति दल, और उसमें चौधरी चरण सिंह चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बने। तो और जाहिर सी बात है, कोई भी जाट, एक जो खांटी किसान, मतलब ये बहुत अच्छा है। ये मैं चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया, मुझे अच्छा लगा, और इन्हें तो चाहिए कि देवीलाल को भी दें। चौधरी देवीलाल भी किसान नेता। तो हालांकि जो अब इसमें वो कौन है, राकेश टिकैत, ऐसे जो किसान नेता हैं जो मोदी जी के चरण चुंबक बन जाते हैं, कभी कभी किसान आंदोलन ही खत्म करवा दिया, बिकने वाले नेता। अब कायदे से तो वो भी उनको भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगले साल तो गुंजाइश है नहीं। अगले बार ये सुनिश्चित होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी, ये वो चाहे जितने गणित भिड़ा लें। तो मैं लौटता हूँ कि चौधरी चरण सिंह को इन्होंने भारत रत्न पुरस्कार दिया, तो उनके चौधरी चरण सिंह के पिता अजीत सिंह थे। अजीत सिंह पहले भारतीय राजनीतिज्ञ थे। मैं धर्मयुग में उप संपादक था उस समय, मैंने लिखा था कंप्यूटरीकृत राजनीति का पहला उत्पाद चौधरी अजीत सिंह। मतलब पहले ऐसे व्यक्ति थे जो विदेश से कंप्यूटर पढ़ के आए थे और राजनीति में आए थे। वो मुझे हेडिंग भी याद है, क्योंकि वो मेरे शुरुआत का पहला ही लेख था, भारती जी संपादक थे। उन्हीं अजीत सिंह के पुत्र हैं जयंत चौधरी। अब जयंत चौधरी हमेशा जो है, हालांकि अजीत सिंह का बड़ा विरोध किया, चौधरी चरण सिंह का भी भाजपा ने अपमान किया, अजीत सिंह का अपमान किया, उनका बंगला छीना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी आज जयंत चौधरी के पिता बाबा को, ग्रैंडफादर को ये दिया गया देश का सर्वोच्च सम्मान, तो वो खुश हुए। शायद वो अभी उनकी निष्ठा, देखिए ये बात अलग है कि आपके बाबा को पुरस्कार मिला, सर्वोच्च पुरस्कार, वो मोदी जी की कृपा नहीं है। वो मोदी जी की कृपा से बने थे क्या प्रधानमंत्री? वो मोदी जी की कृपा से बने थे क्या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? नहीं, वो अपनी प्रतिभा पर, अपने सामाजिक प्रतिभा पर, वो अपनी राजनीतिक जागरूकता, वह सामाजिक न्याय के आधार पर मुख्यमंत्री बने यूपी के, और बाद में वो बने प्रधानमंत्री देश के।
तब तो मोदी जी कहीं बहुत, अभी मैं तो ये नहीं बोल सकता गुल्ली डंडा की हम जैसे लोगों की उम्र रही होगी जब चौधरी चरण सिंह थे, उस समय मोदी जी भी की बड़ी कम उम्र रही होगी, तो मोदी जी का कौन सा कंट्रीब्यूशन था उसमें जो आप उनका खुद अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने योग्यता के बल पर उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। अब इस वजह से आप ये मान लें कि मोदी जी की प्रतिभा से मिला और आप जाके भाजपा पे सरेंडर कर दें। जयंत चौधरी, ये मतलब आपका बचपन ही कहा जाएगा, बेहतर है आप अपनी पत्नी से भी सलाह लें, वे अच्छा भाषण देती हैं और राजनीतिक रूप से जागरूक है, तो ठीक है, वो आपका अधिकार है। आरएलडी को देखिए, आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ उन्होंने काफी लगभग सीट शेयरिंग भी हो चुकी थी, साथ उन्हें सीट भी मिल चुकी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है जाट और किसानों के बीच में, लेकिन अभी जाट और किसान क्या अब जयंत चौधरी के साथ कितना रहेंगे, क्या रहेंगे, ये आगे देखना है। फिलहाल नरेंद्र मोदी को चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का एक फायदा ये मिला कि इंडिया अलायंस का एक धड़ा जो है आपके प्रति आके जुड़ गया। आरएलडी, हालांकि वो बहुत मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं है, वो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल तो, लेकिन फिर वो फायदा हुआ। तो मैं बोला कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को पुरस्कार देने से बिहार का एक दल जेडीयू और उत्तर प्रदेश का एक दल आरएलडी इनके मोदी जी के पास आ गया, और जाट और किसानों के जो का एक जो सोच है उसको आपने अपने पक्ष में करने की कोशिश की। अब तीसरे पुरस्कार पे आते हैं, दो का तो हो गया फायदा, अब तीसरा आंध्र प्रदेश पे आ जाइए। अब आंध्र प्रदेश में मोदी जी का कुछ बचा है नहीं, बेचारे परेशान हैं। कभी जो है वो चंदा बाबू नायडू को पकड़ते हैं जय, और कभी जो है इस समय तो जगन रेड्डी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय रेड्डी के पुत्र हैं, हालांकि इस समय वो कांग्रेस से अलग होकर लड़े थे, और वाईएसआर, मैं उस इतिहास में जाने की जगह ये कह सकता हूँ कि जगन रेड्डी 22 सांसदों के साथ जो है मेरे वहाँ हैं, जगन आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, मगर उनके साथ एक ड्रॉबैक हुआ कि पिछले दिनों उनको जो है उनके साथ ये हुआ कि एक तो ईडी का छापा पड़ा, कोई 400 करोड़ उनके भी जब्त है, उनके ऊपर भी ईडी का प्रेम पत्र गया है, उनके कुछ विधायक और एमपी को भी ईडी का प्रेम, मोदी जी का जो स्टाइल है कि अगर आप मेरे नहीं हुए तो आप ईडी के हो जाइए, तो वो ईडी के दबाव में है। और ऐसे में आंध्र प्रदेश के पीवी नरसिम्हा राव, देखिए पीवी नरसिम्हा राव के विषय में अचानक मुझे एक बात आई कि मुझे उनके प्रति इसलिए बहुत सम्मान है कि वो देश के अकेले ऐसे राजनेता थे, प्रधानमंत्री तो छोड़ो, अकेले ऐसे राजनेता थे जिन्हें 17-18 भाषाएं मालूम, 17-18 भाषाओं के ज्ञाता थे। अब मैं क्या बोलूं, मैं कई बार मुझे लगता है मैं अपनी भी पोल खोलता चलूं। चंद्रा स्वामी के घर पर मुझे एक बार चंदा स्वामी ने, उनके लोग जानते होंगे अभी जो हैं, अभी कई लोग, चंदा स्वामी ने मुझे और नरसिम्हा राव को एक साथ बैठकर भोजन कराया था, और मुझे याद है वो जाड़े के दिन थे, तो नरसिम्हा राव बड़े शांत सौम्य रहने वाले व्यक्ति हैं और थे, मतलब, और वो मैं उनकी तरफ इसलिए आकर्षित होता था कि वो बहुत भाषाओं के ज्ञाता थे। और रही बात चंद्रा स्वामी, उनके प्रति मैं आकर्षित नहीं हुआ करता था, लेकिन सतीश शर्मा जो कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, वो अब छोड़िए, वो अलग बात है मैं किसके साथ उनसे मिला था। तो चंद्रा स्वामी और नरसिम्हा राव ये तंत्र मंत्र विद्या में बड़ा रखते थे, ज्योतिष विद्या में बड़ा ज्ञान रखते थे और तमाम भाषाओं के ज्ञाता थे, उनको पुरस्कार दिया, बहुत अच्छा काम किया। तो चंद्रा स्वामी के शिष्य तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको मैं वापस आता, नरसिम्हा राव की बात करता, तो नरसिम्हा राव ने
को ये देखकर नरेंद्र मोदी ने क्या कोशिश की कि वो चंद्रबाबू नायडू को अपने खेमे में ले आए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तो लोग मानते हैं अभी नरसिम्हा राव को, तो वो कोशिश में है। और जगन रेड्डी भी अब शायद भाग नहीं सकते। अच्छा, जगन रेड्डी अब इसलिए फंस चुके हैं क्योंकि उनकी बहन शर्मिला है, वो कांग्रेस में जाके मिल गई राहुल गांधी से और उनको आंध्र प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और वो इसके अलावा तेलंगाना और दूसरे तमाम साउथ इंडिया में जिस ढंग से कांग्रेस बढ़ी है आगे या वहाँ है, तो वो डीके शिव कुमार, शर्मिला और ये तमाम लोग हैं जो कांग्रेस को विस्तृत कर रहे हैं। तो जगन रेड्डी के लिए इस बार खतरा है, तो वो आएंगे मोदी जी के पास। और चंद्रबाबू नायडू तो डूबती नाव, उनकी नाव का कुछ पता नहीं है, वो भी आ सकते हैं। तो अभी नरसिम्हा राव के नाम पर ये दोनों राजनीतिक वहां पर आ सकते हैं और ये इनके फायदे हैं। तो मैं बोला क्या, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद नरसिम्हा राव, उसके बाद चौथा नंबर है स्वामीनाथन जी का, कृषि वैज्ञानिक स्वामी। तो बड़ा अच्छा इनका तो अवार्ड पहले मिल जाना चाहिए था। 10 साल में तो मोदी जी किसानों से ही लड़ते रहे। किसानों को 750 किसान मर गए मोदी जी के चक्कर में। धरना किसानों के लिए कीले ठोकते रहे सड़क पर कि आओ नहीं, हमारे प्रधानमंत्री आवास तक मत आओ। पंजाब के किसान और इस तरफ के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, वो तो शायद राकेश टिकैत हैं जिन्होंने वो आंदोलन को समाप्त करने में काफी अभी क्या बोले, खलनायकों की बातें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। तो अभी कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट है जो अभी लागू होना बाकी है। उन्होंने पहले शोध करके एक आयोग इनके नेतृत्व में बना था, जिसमें किसानों की समस्या, कृषि की समस्या, उनके एमएसपी की बात, उनके बहुत सारी चीजों पर स्वामीनाथन आयोग बना था। उसके अध्यक्ष थे यही स्वामीनाथन जी और ये बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं। ये मोदी जी, आपका धन्यवाद कि आपने उन्हें पुरस्कार दिया, भारत रत्न पुरस्कार। यह कहकर जो 750 किसान आपकी वजह से धरने पर मर गए, जो 3 काले कानूनों को हटा के लिए 1 साल धरना चला था, आपने कम से कम अब तो स्वामीनाथन को पुरस्कार दे दिया, तो एक बार ये भी बोल दीजिए कि उन 750 किसान जो मरे हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे हिसाब से यही आपकी श्रद्धांजलि है। तो लेकिन यहाँ पर भी आप चूकते नहीं हैं। किसानों को प्रभावित करने की कोशिश तो आपने की। आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लाके आप एक साउथ इंडिया में आप चाहते हो कि आपका कोई बड़ा प्रभाव भाव तो है नहीं कहीं, है ना, तो आप चाहते हो कि आप साउथ इंडिया, तो 5 पुरस्कारों की बात मैं कर रहा था, 4 हो गया। पहले कर्पूरी ठाकुर, दूसरा चौधरी चरण सिंह, तीसरे नरसिम्हा राव और चौथे कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन। अब 5वें जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं जिनको इन्होंने पुरस्कार दे दिया। वो पुरस्कार इन्होंने दिया लाल कृष्ण अडवाणी को 96 ईयर में। ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी जो भी हैं, मोदी जी की जो नीति है उस पे तो है, यही मोदी जी 10 साल तक उनको नमस्ते का जवाब 10 साल के पहले क्यों नहीं दे दिया? उनको तो राष्ट्रपति भी बना सकते थे। आज आप जो हैं वो 2 ही लोगों की वजह से हैं। फिलहाल लाल कृष्ण अडवाणी का उसमें बड़ा योगदान है। आप जो आज राम मंदिर का उद्घाटन कर पाए, उसमें लाल कृष्ण अडवाणी का बड़ा योगदान है और उनको आपने वहां बुलाया नहीं। आपके 8,500 करोड़ के 2 विमान रखे रह गए। अरे एक में मोदी जी उनको बैठा लेते अडवाणी जी को और वहां पहुंच जाते। हर जगह तो ब्लोवर लगे हैं सारे, हवाई जहाजों में, कारों में, वहां जाते, प्रणाम करते। मुरली मनोहर जोशी के घुटने बदले गए, वो भी चले आते हवाई जहाज। मगर फिर आपका कैसे होता कि भाई सारा श्रेय तो अडवाणी को ही जाता। खैर, तो अभी एक चीज और हमारे मित्र बोले थे, बड़े पत्रकार हैं जी, करता उनका नाम जो हमारे गुरुवत हैं, कहले यार इनको भारत रत्न पुरस्कार देने की जगह इनको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना देते हैं। उनकी आत्मा जो है उसका मैं आपको थोड़ा सा कारण, जब
अटल जी प्रधानमंत्री थे तो बाकी सब उनके साथ मिनिस्टर थे। देखिए, संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है, संविधान में उप मुख्यमंत्री का भी कोई पद नहीं, लेकिन ये सब पद अब चल पड़े हैं विशेषता कि मतलब प्रधानमंत्री के बाद कौन और मुख्यमंत्री के बाद सेकंड नंबर कौन। तो जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, देखिए मैं बोल रहा हूं कि क्यों इन्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, आप बना सकते हो ना, आपको क्या। अब उन्होंने जीतन मांझी को बनाया था, आपके शिष्य नीतीश कुमार ने, आप भी एक दिन को बेचारे अंत समय 96 साल है भाई, वो जिए खूब जिए, उनकी बिटियां हैं और तमाम है उनका परिवार। तो जैसे वो अनिल कपूर को बनाया गया था एक दिन का मुख्यमंत्री, वैसे एक दिन का प्रधानमंत्री बनाए, शायद उनकी आत्मा को शांति मिले। थोड़ी आत्मा तो सबके होती है, मतलब वो अभी तो जीवित है, उनको भारत रत्न दे दिया। हालांकि वो इस पर क्या वक्तव्य क्या ठीक तो लगा ही होगा कि उसको भारत रत्न खराब लगेगा, लेकिन उनको कोई। अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की जो बात मैं अब कह रहा हूं आपसे, कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय सब मंत्री थे, है ना, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने ऐसा राजनीतिक, अब षड्यंत्र इस उम्र में उन्हें कहना ठीक नहीं लगता, एक राजनीतिक योजना के तहत उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पे दबाव डलवाया, सुषमा स्वराज का, अरुण जेटली और सब की, और लालकृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री घोषित करवाया। लालकृष्ण आडवाणी ने अपने को उप प्रधानमंत्री घोषित करके एक काम किया कि वे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वो उनका प्रधानमंत्री पद पे उनका कब्जा है, उनका दावा है, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया। ये हमारे पुराने लोगों को याद है, मुझे भी याद है। तो अब एक आदमी उप प्रधानमंत्री बन चुका और उसको आपने लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया, उसको घर में बैठा दिया। और जो जो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा लेकर राजनीति में था जीवन भर, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो आदमी उप प्रधानमंत्री पद पर षड्यंत्र के तहत गया हो, या षड्यंत्र ना कहिए, नीतियों के तहत, राजनीति के तहत, वो आदमी को प्रधानमंत्री ना बनाकर आपने भारत रत्न दिया। चलिए, ये बात। अब मैं इसके अंत में आता हूं कि ये तो कह के उन्होंने कुछ नाराजगी दूर करने की कोशिश की, जिन जो भाजपा में कुछ लोगों की नाराजगी। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं कि हालांकि जो भाजपा के नाराज लोग हैं वो अभी भी नाराज हैं, और नाराज लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन चलिए, आपने उनको, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया, ठीक है, अच्छा है। मैं थोड़ा सा बचे एक पुरस्कार पर बात करना चाहता हूँ। 6 पुरस्कार में आपको देने, 23 के 3, 2023 के 3 और 2024 के 3, आपने 5 घोषित कर दिए। कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन, और 5वें लालकृष्ण आडवाणी। अब छठा कौन है? अब इस पर जरा बात होनी चाहिए। तो अभी मायावती ने तो साफ बोल दिया है, मायावती ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लंबे इंतजार के बाद बीपी सिंह की सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार दिया था। तब से वो बार बार मांग करती हैं। मायावती जी की मांग है कि दलितों और उपेक्षितों के लिए संघर्ष करने वाले काशीराम को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और इसके बाद शिवसेना है, शिवसेना में संजय राउत ने साफ बोला कि आपने जो मंदिर का उद्घाटन किया उसके पीछे जिनका जिनका हाथ है, उसमें एक बाला साहब ठाकरे भी हैं, और बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट है, और जाहिर सी बात है बाला साहब के हिंदुत्व का ये भारतीय जनता पार्टी उनका एक पसंगा है। तो अब उन्होंने बोला, संजय राउत जो प्रवक्ता हैं शिवसेना के, उन्होंने बोला कि भाई क्यों आप बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न पुरस्कार देना क्यों भूल गए? जिन बाला साहब की वजह से आप राम मंदिर का श्रेय ले रहे हो, उन बाला साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। एक जिज्ञासा है देशवासियों के मन। उन्होंने, संजय राउत ने वीर सावरकर का नाम भी लिया,
वीर सावरकर को और बाला साहब को देना चाहिए। अब क्या है, हमारे जैसे और देशवासियों के अंदर एक जिज्ञासा है कि पिछले साल का बैकलॉग क्लियर करते हुए इस बार 6 लोगों को भारत रत्न जब दिया जाना ही है, तो उनमें अब आप किसका नाम रखना चाहते हैं, है ना? अब आप क्या मोदी जी क्या करते हैं? मोदी विस्मित करते हैं, आश्चर्य में ले जाते हैं और बड़ा खुश होते हैं। हाँ देखा, बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ बना दिया कि मतलब इस मुट्ठी में कंपट था, या इस मुट्ठी में आपने एक आगे किया उसमें नहीं निकला, ये 2 मुट्ठी में कौन से कंपट इसमें, और खुश होते हैं बच्चे। वैसे मोदी जी भी खुश होते हैं। अचानक बोले आज 8 बजे आएंगे और बोल दिया नोटबंदी हो गई, तो वो सोचते हैं हाँ देखा देश के लोग कितने खुश हो रहे हैं। विस्मित कर दिया लोगों को, लॉकडाउन 21 दिन का घोषित कर दिया। देखा कैसा रहा अमित शाह, ठीक है, उन्होंने विस्मित कर दिया। तो अब फिर वो एक नाम जो बचा है भारत रत्न के लिए, उस पर मुझे लगता है कि किसकी मोहर लगेगी। अभी तक हमें सोचना होगा कि एक विस्मित कराते हुए, एक आश्चर्य में इस देश को डालते हुए नरेंद्र मोदी किसका नाम देंगे? देंगे जरूर। दलित वोटों को प्रभावित करने के लिए हो सकता है काशीराम को भारत रत्न दे दें तो मायावती सीधे सीधे चली आएंगी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस, जरूर आ जाएंगी। अभी भी वो आपके ऑफिस के ही अगल बगल हैं सांकेतिक रूप से। आपने तो है मायावती की बहुजन समाज पार्टी, जिसका गठन काशीराम ने किया था, उस पार्टी को नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह खत्म कर दिया। अब आखिरी खत्म करने के लिए वो ये कर सकते हैं, काशीराम को जैसे लाश के नडवानी को खत्म कर दिया राजनीति में और भारत रत्न दे दिया, वैसे ही बसपा को भी खत्म कर दिया, मायावती को भी एक खत्म कर दिया, एक विधायक जिसका। अब उसको जीवन भर के लिए खत्म करने के लिए काशीराम को हो सकता है भारत रत्न पुरस्कार दे के दलित वोट सारा मायावती का अपने पास ले लें, तो ये हो सकता है। तो दलित वोटों को प्रभावित कर सकते हैं काशीराम को देके, जो एक बचा है। या महाराष्ट्र में जो 25 सीटें, ये महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और पिछली बार इनको 41 मिली थी, इस बार इनको 10, 12, 15 मिल रही है मोदी जी को। और मोदी जी को बड़ी अच्छी तरीके से पता है, मोदी जी को बिहार का पता था कि 40 में से हमें 2 ही 4 सीटें मिलेंगी। अब वहां वो नीतीश कुमार के ले आए तो 10-12 सीटें हो गई। उसी तरीके से अब 48 सीटों वाले महाराष्ट्र को में क्या बाला साहब ठाकरे को वो भारत रत्न पुरस्कार देंगे? चौधरी चरण सिंह को दिया तो उनके पौत्र जयंत चौधरी दबाव में आ गए और वो मोदी जी के समर्थन में सर झुकाने लगे। उसी तरीके से, हालांकि मुझे मालूम है कि उद्धव ठाकरे जयंत चौधरी की तरह वो सरवर झुकाने वाले व्यक्ति नहीं, हो बाला साहब ठाकरे की संतान है। तो लेकिन चूंकि उनको 48 सीटों में, महाराष्ट्र में 41-25 सीटों का घाटा हो रहा है इस बार, तो वो ये चाहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो उनको फायदा हो ही रहा है नरेंद्र मोदी को, वो चाहेंगे जो 48 सीटों में यहाँ कम हो रही है तो बाला साहब को एक पुरस्कार दे दें। अब बाला साहब ठाकरे को पुरस्कार देने के बाद उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार, राज ठाकरे और यहाँ का जो मराठी अस्मिता के लिए बाला साहब ठाकरे ने जो लड़ाई लड़ी थी, वो उद्धव ठाकरे की सहानुभूति अर्जित कर सकते हैं मोदी जी, अगर वो पुरस्कार दे दें बाला साहब ठाकरे को। तो चौधरी चरण सिंह ने जिस ढंग से को पुरस्कार दे के जयंत चौधरी आए इनके खेमे में अपनी सहानुभूति लेकर, उसी तरह हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की सहानुभूति अर्जित करने के लिए बाला साहब ठाकरे को कुछ पुरस्कार दे दे। तो होने को बोला ना, वो कुछ भी हो सकता है कि ये काशीराम और बाला साहब में किसको पुरस्कार दे सकते हैं, या किसी और तीसरे नाम को। तो मोदी जी का गिमिक है, मोदी जी की कोशिश रहेगी। लेकिन मोदी जी एक चीज और है, ये परंपरा है 3 पुरस्कारों की, भारत रत्न 3 पुरस्कार हमेशा दिए जाएंगे, पर मोदी जी तो तोड़ भी देंगे। अब जो गुलाम नबी आजाद को
पद्म भूषण पुरस्कार दे सकता है, तो कांग्रेस से अलग करने के लिए वो अलग हो गए और जाके दूसरी पार्टी बना ली। तो ऐसे ही ये पुरस्कारों का ये क्रय विक्रय, पुरस्कारों को इस ढंग से लेन देन का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अगला पुरस्कार जो एक बचा है, देखिए 3 संभावना पे बात करके मैं अपना ये वीडियो खत्म करूंगा कि कांशीराम या बाला साहब ठाकरे में से एक को ये पुरस्कार शायद दें, या अब 6 की जगह ये कहेंगे 6 का क्या को कानून है, हम 7 को देंगे, तो कांशीराम को भी दे देंगे और बाला साहब ठाकरे को भी दे देंगे, ये हो सकता है। तो ये भी कर सकते हैं कि 3 और 3 6 की जगह 7 8 और 9 भी दे सकते हैं, 10 भी दे देंगे भाई, ये कोई संविधान में वर्णित थोड़ी ना है, और संविधान में उस समय वर्णित था भी नहीं, जब संविधान बना था 50 में, तब भारत रत्न पुरस्कार भी नहीं था। तो मुझे हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, सबको ये है कि अगला एक पुरस्कार जो बचा है वो किसको दिया जाएगा। जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने 5 के 5 पुरस्कार जो अभी तक घोषित किए, 6 में से 5 घोषित किए हैं, वो सब राजनीति से प्रेरित और अपने फायदे के लिए घोषित किए, जिससे उनका राजनीतिक फायदा हो। तो जाहिर सी बात है, कल उन्होंने बोला भी था, टाइमिंग की बात भी की थी, खड़गे ने सदन के अंदर बोला था संसद में कि साहब आपने जिनको पुरस्कार दिया उनको सलूट, लेकिन टाइमिंग की बात है ना, कौन सी टाइमिंग आपने रखी है। चुनाव के 2 महीने पहले आप भारत रत्न पुरस्कार दे रहे हैं, अरे आप न देते तो अगली सरकार आके दे देती, मगर आपको तो जल्दबाजी में देना था। आप सोच रहे हैं कि शायद उससे कुछ बदलाव आए, जयंत चौधरी यूपी में आपकी मदद करें, नीतीश कुमार बिहार में आपकी मदद करें, और जगन रेड्डी और चंदा बाबू नौजवान प्रदेश में आपकी मदद करें, शिवसेना या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में आपकी मदद करें, और अब लालकृष्ण आडवाणी के माध्यम से आप अपना भाजपा में जो उभरने जा रहा है विरोध अगले 1-2 हफ्ते के अंदर, उसको रोकना चाह रहे हैं, या कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन के माध्यम से आप दक्षिण में कुछ प्रभाव डालना चाहते हैं, और आप किसान आंदोलन जो बिल्कुल अभी आपके बॉर्डर पे चल रहा है, किसान आंदोलन को कुचलने में तो आप माहिर हैं, तो शायद स्वामीनाथन को और चौधरी चरण सिंह को ये पुरस्कार देने के बाद जो उभर रहा है आंदोलन बॉर्डर में किसानों का, उसको आप रोकने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम सबको इंतजार है कि 6 में से 5 पुरस्कार भारत रत्न के घोषित हो चुके हैं, ये 6ठा नाम किसका होगा। इसी जिज्ञासा के साथ मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।